हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बहन सुषमा जी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री अरुण जेटली जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी, आदरणीय वेंकैया नायडू जी, श्री नितिन गडकरी जी, और जिन्होंने अभी जीत की हैट्रिक बनाई है मध्य प्रदेश में, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, और साथ ही जिन्होंने छत्तीसगढ़ में भी जीत की हैट्रिक बनाने में कामयाबी हासिल की है, ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, और गुड गवर्नेंस के मामले में जिनकी चर्चा होती है, ऐसे हमारे गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर जी पर्रिकर, और यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, हम सभी राष्ट्रीय परिषद के इस अधिवेशन के लिए इस रामलीला मैदान में एकत्रित हुए हैं। मैं जानता हूं कि यह रामलीला मैदान कई परिवर्तनकारी घटनाओं का साक्षी रहा है, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यही रामलीला मैदान जहां पर आज के 39 वर्ष पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आह्वान किया था देश का, उठ जाग, समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यहीं से लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने देश की जनता का आह्वान किया था, परिवर्तन हुआ था। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। आज उस ऐतिहासिक रामलीला के मैदान में यह भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है। लेकिन जब आज इस परिषद के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, तो मैं एक सुखद घटना की भी यहां पर चर्चा करना आवश्यक समझता हूं कि बहनों भाइयों, जिस क्रायोजेनिक इंजन को लेकर हम सभी लोग चिंतित हुआ करते थे कि क्रायोजेनिक इंजन जो पहले हमको रूस से लाना पड़ता था, रूस ने एक बार क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था, लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाकर जीएस लॉन्च व्हीकल P5 को की लॉन्चिंग में जो कामयाबी हासिल की है, मैं समझता हूं कि यह अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसलिए मैं अपने भारत के सभी वैज्ञानिकों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। लेकिन एक दुखद घटना भी है। गोवा में जब हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, और उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद उत्तराखंड में एक प्राकृतिक हादसा हुआ था। हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे, हजारों की संख्या में लोग बेघर बाहर हो गए। आज भी उस स्थान से मृतक लोगों की लाशें लोगों को देखने को मिलती हैं। मैं समझता हूं कि इस सदी का सबसे बड़ा प्राकृतिक हादसा यदि कोई था तो उत्तराखंड का हादसा था। इसलिए मैं अपनी तरफ से और पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी पीड़ित परिवारों के प्रति मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और वहीं पर कल की एक घटना है। बोहरा समाज के माने जाने एक जो धर्मगुरु सैयदना साहब की आयु 102 वर्ष की हो गई थी, उनकी मृत्यु हुई, और उनका अंतिम दर्शन करने के लिए आज बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ एकत्रित थी। लेकिन भीड़ के कारण, वहां स्टैम्पीड होने के कारण 18 लोगों की मौत हो गई है। मैं उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, 10 महीने पहले हम राष्ट्रीय परिषद के अधिवेशन के लिए दिल्ली में मिले थे। तब से गंगा और यमुना में बहुत पानी बह चुका है, परंतु पानी की यह लहरें शांत नहीं हैं, निर्विकार नहीं है। इन जल की लहरों में परिवर्तन की एक बेचैनी हमको दिखाई दे रही है, और मैं देख रहा हूं कि केवल जल की लहरों में ही यह परिवर्तन साफ दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि देश के जनमानस में भी परिवर्तन की लहरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। लोग
यदि परिवर्तन चाहते हैं तो केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं चाहते। देश यह नहीं चाहता केवल एक सरकार बन जाए। देश यदि परिवर्तन यदि चाहता है तो भारत का मान सम्मान स्वाभिमान, जिस पर कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने वज्रपात करने का काम किया है, देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर जो वज्रपात करने का काम किया है, देश की अर्थव्यवस्था पर जो वज्रपात करने का काम किया है और सामान्य जनता की उम्मीदों पर जो पानी फेरने का काम किया है, उससे निपट लेने के लिए देश इस समय आतुर है। इसलिए परिवर्तन देश चाहता है। हम केवल सरकार बनाने के लिए ही राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति यदि करते हैं तो हम देश बनाने के लिए बहनों भाइयों राजनीति करते हैं। और यदि देश की जनता यदि परिवर्तन चाहती है तो आपने देखा अभी आज के कुछ ही दिनों पहले राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए। बहनों भाइयों, हम सभी कार्यकर्ताओं को बेहद खुशी हुई जैसी हमको कामयाबी मिली है। 5 राज्यों में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। हमारे 2 राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां पर हमने जीत की हैट्रिक बनाई है, और वहीं पर राजस्थान मरुभूमि में भी हमने कमल खिलाया है और वहां पर भी हमने एक ऐतिहासिक विजय हासिल की है। दिल्ली में भी डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में यह सच है कि हम बहुमत से कुछ फासले दूर रह गए थे, लेकिन दिल्ली में भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इमर्ज होकर हमारी भारतीय जनता पार्टी आई है। हां, इसे मैं स्वीकार करता हूं। मिजोरम एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में कांग्रेस को सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन मैं जानता हूं यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में इस देश की जनता ने सोचा कि इस चुनाव की दौड़ में यह कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से पिछड़ गई है, इसलिए कम से कम इसे कोई कंसोलेशन प्राइज दे देना चाहिए। शायद इसीलिए मिजोरम यह कांग्रेस के हवाले इस देश की जनता ने कर दिया है। लेकिन सचमुच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार की और राजस्थान में हमको कामयाबी हासिल हुई है, मैं इन तीनों कामयाबियों को एक ऐतिहासिक जनता का निर्णय में मानता हूं। मैं इस मंच के माध्यम से सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। वहां के प्रदेश अध्यक्ष का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा और वहां के सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। वैसे ही और मैं लेकिन आप सबसे मैं निवेदन करूंगा मित्रों, एक बार आप अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे सारे विजयी मुख्यमंत्रियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। मित्रों, अभी खड़े रहिए, बैठिए मत। एक लंबी फहरिस्त है हमारे ऐतिहासिक विजय हासिल करने वाले मुख्यमंत्रियों की। कहां है? हार कहां है? और ले आई, और ले आई। शिवराज सिंह जी आइए, आइए, आइए। और मित्रों, जैसा मैंने पहले कहा था कि हमने छत्तीसगढ़ में भी जीत की हैट्रिक बनाने में कामयाबी हासिल की है, और उस छत्तीसगढ़ में जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है, 3 बार चुनाव लड़ा है, ऐसे डॉक्टर रमन सिंह जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका मैं स्वागत करता हूं। और हमारे एक मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं। वसुंधरा जी इसलिए नहीं आ पाई हैं कि कुछ तबीयत उनकी अस्वस्थ है, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ा इन्फेक्शन है, इस कारण वो नहीं आ पाई हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो निश्चित रूप से यहां पर आएंगी। लेकिन हमारे एक और मुख्यमंत्री आप अच्छी तरह जानते हैं, सादगी और सरलता के मामले में जिनकी चर्चा होती है, गुड गवर्नेंस के मामले में जिनकी चर्चा होती है, और जिनके राज्य में
पेट्रोल हिंदुस्तान के सभी राज्यों की अपेक्षा सस्ता मिलता है। ऐसे श्री मनोहर पर्रिकर का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, दिल्ली का चुनाव जिनके नेतृत्व में हम लड़े थे, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े थे, लेकिन बहुमत से कुछ फासले हम पीछे रह गए थे। लेकिन फिर भी दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज होकर आई है। ऐसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका मैं स्वागत करता हूं। आइए आइए, अब आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। मित्रों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 21वीं सदी का पहला सवेरा जब हुआ था तो भारत में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार थी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। और हम सब ने उस समय भारत में आकाश की नई ऊंचाइयों को छूने में कामयाबी हासिल की थी। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, उस समय विकास की दर 8.5% तक पहुंच चुकी थी। और आज जब फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट नियंत्रण के बाहर होती जा रही है, तो उस समय फिस्कल डेफिसिट भी हमारी सरकार के रहते हुए पूरी तरह से नियंत्रित थी। और भारत उस समय करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री नहीं था, बल्कि उस समय हमारा यह भारत अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बन गया था। एक ऐतिहासिक काम उस समय की हमारी सरकार ने किया था। दुनिया के बाहर से इन्वेस्टर्स, निवेश करने वाले लोग भारत में इन्वेस्ट करने के लिए उस समय लालायित रहा करते थे। लेकिन आज कैसे हालात पैदा हो गए हैं, उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। आज तो हमारे विदेशी इन्वेस्टर्स की बात छोड़िए, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी अपने भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वह दुनिया के दूसरे देशों में जाकर वह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उस समय हमारे भारत की जो प्रगति हुई थी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जो ताकत मिली थी, मजबूती मिली थी, मैं याद दिलाना चाहता हूं। 2004 के बाद 4-5 वर्षों के बाद जब अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ओबामा भारत आए थे और भारत की संसद के दोनों सदनों के संसद सदस्यों को संबोधित करते हुए जो बात उन्होंने कही थी, वह उसी समय की छाप थी 2004 तक के गवर्नमेंट की, जिसके कारण मिस्टर ओबामा ने संसद सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत इज नॉट इमर्जिंग बट भारत हैज इमर्ज्ड। यह देश की अर्थव्यवस्था के प्रति ओबामा ने उस समय यह विश्वास व्यक्त किया था। और भारत के विकास के बारे में लोग कहते थे कि सचमुच यह इंडिया की यह एक सक्सेस स्टोरी है। लेकिन आज यूपीए के शासनकाल में कैसे हालात बन गए हैं कि अब लोग कहने लगे हैं इंडियन सक्सेस स्टोरी इज नाउ ओवर, माने भारत की सफलता की कहानी अब पूरी तरह से समाप्त हो गई है। लेकिन मैं आज इस राष्ट्रीय परिषद के माध्यम से समस्त देशवासियों को मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज जो हमारा खोया विश्वास है, इस खोए हुए विश्वास को पुनः स्थापित करने का काम कोई पार्टी कर सकती है हिंदुस्तान में, तो वह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई दूसरी पार्टी नहीं कह सकती है। और मैं देशवासियों को बतलाना चाहता हूं, द इंडियन सक्सेस स्टोरी इज नॉट ओवर, इट इज वेटिंग फॉर बीजेपी टू कम इन पावर। माने भारत की सफलता की कहानी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि वह भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने की वह प्रतीक्षा कर रही है। जहां तक कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के आने के बाद महंगाई का प्रश्न है, महंगाई ने तो आम लोगों की कमर तोड़ दी है। लेकिन हम लोगों के शासनकाल को भी आपने देखा है, अपने शासनकाल को भी आपने देखा है कि बहनों भाइयों, स्वतंत्र भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक
महंगाई को पूरी तरह से रोके रखने में यदि किसी भारत माता के लाल ने सफलता प्राप्त की है तो उस भारत माता के लाल का नाम है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने लगातार 6 वर्षों तक महंगाई पर पूरी तरह से कामयाबी हासिल करने में सफलता प्राप्त की थी। सारी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद आप जानते हैं कि उसी समय पाकिस्तान के साथ कारगिल का युद्ध हुआ था। हमारे भारत के सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर पाकिस्तान के ऊपर विजय हासिल की थी और उसी समय सारी दुनिया के विरोध के बावजूद एटॉमिक टेस्ट, परमाणु परीक्षण का काम भी हुआ था। दुनिया के बड़ी बड़ी ताकतों के अटल बिहारी वाजपेयी ने परवाह नहीं की और अपने वैज्ञानिकों को कहा, जाओ राजस्थान की वीर भूमि पर जितने बमों का धमाका करना चाहते हो उतने बमों का धमाका कर अपने परमाणु परीक्षण का काम पूरा करो। दुनिया की सारी बड़ी ताकतें, बड़ी आर्थिक ताकतों ने भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, फिर भी हम लोगों ने महंगाई को बढ़ने नहीं दिया। लेकिन आज ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था अपनी साख, अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का संकट दिनों दिन गहरा होता जा रहा है। आतंकवादी, नक्सलवादी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन बहनों भाइयों, यह कांग्रेस की सरकार यह नहीं चाहती है, कांग्रेस का नेतृत्व यह नहीं चाहता है कि भारत में किसी भी सूरत में वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आतंकवाद और नक्सलवाद के साथ साथ आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश, चाहे वह चीन हो अथवा पाकिस्तान, कई बार चीन सीमा का उल्लंघन कर चुका है, फिर भी हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। और पाकिस्तान इतना दुस्साहसी हो गया है कि हमारी देश की सीमा में प्रवेश कर हमारे नौसेना के जवानों की हत्या कर देता है। और हत्या ही नहीं करता है बल्कि हमारे एक सेना के जवान की हत्या करने के बाद उसके शरीर को कुचल डालता है और हमारे एक सेना के जवान का सिर धड़ से अलग करके सिर अपने साथ ले जाता है और वीडियो के माध्यम में से पाकिस्तान में उसका प्रदर्शन किया जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी और कांग्रेस की अध्यक्षा दोनों हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। कैसे हालात हिंदुस्तान में पैदा हो गए हैं। लेकिन आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुस्तान की बहनों भाइयों कैसी पार्टी है कि जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी और हमारा एक सशक्त नेतृत्व जिसे हमने प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया है देश की जनता के सामने, मैं दावे के साथ कहता हूं दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं होगी कि वह भारत की ओर आंख उठाकर देखने की जुर्रत कर सके। भारत में भ्रष्टाचार कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के रहते मैं समझता हूं कि स्वतंत्र भारत में के सारे अब तक के जो रिकॉर्ड रहे हैं सबको तोड़ चुका है और भ्रष्टाचार के मामले में एक नई रिकॉर्ड कायम की है यह कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने। मैं कितने घोटालों की चर्चा करूं, कई बार आप लोगों के सामने चर्चा हो चुकी होगी कई वक्ताओं के द्वारा, इसलिए बहुत विस्तार में तो मैं नहीं जाना चाहता हूं। 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला, कोयला घोटाला, मैंने इस प्रकार के कई घोटाले हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष बहन सुषमा जी ने, राज्यसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री अरुण जेटली ने यह मांग किया कि 2G स्पेक्ट्रम का यह बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए संसद के दोनों सदनों की। लेकिन बराबर यह सरकार नकारती रही और हम लोगों की बातों को अनसुनी करती रही। पूरा का पूरा मानसून सत्र ऐसे ही स्थगित होता रहा और इनकी जिद के आगे वह भेंट चढ़ गया। लेकिन अंत में इन्हें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करना पड़ा। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह जो आरोप हमारे ऊपर लगा है, हमको जिस भी कमेटी के सामने पेश होना होगा हम पेश होने को तैयार हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी भी किसी कमेटी के सामने पेश होने का वह साहस नहीं जुटा पाए। और इतना ही नहीं, यह ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी उसमें कई संसद सदस्यों ने, जो उसके सदस्य थे, उन्होंने अपना डिसेंट नोट दिया
उन्होंने कहा इसमें कौन आरोपी है, लेकिन डिसेंट नोट को ही पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया। यह एक निर्लज्जता की पराकाष्ठा है बहनों भाइयों। कोयला घोटाले का जहां तक प्रश्न है, आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में गलत हलफनामा दिया, बाद में इस सरकार ने कह दिया कि फाइल गायब हो गई है। एक शर्मनाक घटनाओं की एक लंबी फहरिस्त है, ऐसी कितने शर्मनाक घटनाओं की मैं यहां पर मैं चर्चा करूं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कांग्रेस पार्टी निर्लज्जता की सारी सीमा को यह पूरी तरह से पार कर चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम एक ऐसे हालात यहां पर पैदा करेंगे कि बहनों भाइयों, कि भारत के रहने वाले लोग ही नहीं, दुनिया के रहने वाले लोग भी कहेंगे सबसे अधिक गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी, यानी सरकार चलाने में सबसे अधिक पारदर्शिता यदि दुनिया के किसी देश में है तो वह भारत में है। हम यह करके हम सारी दुनिया को हमें यह दिखाएंगे। मैं कितनी यहां पर घटनाओं की चर्चा करूं, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि इन संकटों से निजात दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र में एक मजबूत सरकार बनाना चाहती है। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे कांग्रेस को मित्रों को भारत के लिए मजबूत सरकार नहीं चाहिए, बल्कि एक कमजोर सरकार चाहिए। इस संभावना को भी मैं नकार नहीं सकता। कुछ ऐसी विदेशी ताकतें भी हो सकती हैं जो यह शायद चाहती होंगी कि भारत में मजबूत सरकार न बने, बल्कि भारत में एक कमजोर सरकार बने, यह उनकी इच्छा हो सकती है। कांग्रेस यदि सोचती है कि भारत में मजबूत नहीं बल्कि एक कमजोर सरकार बननी चाहिए, शायद इस सोच के कारण ये सोचती होगी कि भारत में यदि मजबूत सरकार बन गई तो जैसे श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में, डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में लगातार, और श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लगातार 3 बार सरकार बनाकर कांग्रेस के भविष्य पर ही इन राज्यों में प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, तो शायद कांग्रेस को इस बात की चिंता होती होगी कि यदि केंद्र में भी एक बार स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति यदि उसका प्रधानमंत्री बन गया, तो सदैव के लिए कांग्रेस के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। लेकिन मित्रों, इस सच्चाई को हम नकार नहीं सकते। यदि सचमुच भारत को बचाना है तो हमें गांधी जी की जो इच्छा थी उसे पूरा करना होगा। आजादी हासिल होने के बाद गांधी जी ने कहा था कि हम कांग्रेस के झंडे के तले आजादी की लड़ाई लड़े हैं। अब आजादी मिल चुकी है, कांग्रेस इस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए और किसी नई पार्टी का गठन किया जाना चाहिए। वह राजनीतिक पार्टी इस आजाद भारत में अपनी राजनीतिक भूमिका का निर्वाह करेगी। लेकिन कांग्रेस के उस समय मित्रों ने महात्मा गांधी की बात को अनसुनी कर दिया था, उनकी इच्छा का सम्मान नहीं किया था। लेकिन आज मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि आइए आज हम सभी मिलकर इस रामलीला के मैदान में संकल्प लें कि कांग्रेस को समाप्त करने का, इसको भंग करने का जो सपना था उसे यदि कोई पूरा करेगा तो वह भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। और हम इस चुनाव के बाद यदि हमें सफलता प्राप्त होती है तो बहनों भाइयों, हिंदुस्तान की राजनीति में यह कांग्रेस भले ही भंग न हो लेकिन यह पूरी तरह से प्रभावहीन हो जाएगी, यह मेरा पूरा विश्वास है। गांधी जी की इच्छा का सम्मान करने का जहां तक प्रश्न है, मैं कह सकता हूं ये गांधी जी की इच्छा का सम्मान क्या करेंगे, ये नहीं कर सकते हैं। गांधी का नाम इन्होंने ले लिया है, गांधी का काम इन्होंने नहीं लिया है। गांधी का काम यदि भारत की राजनीति में यदि किसी ने लिया है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और उसी के आधार पर, उनके चिंतन के आधार पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन के आधार पर ही हम इस देश में अपनी कई सरकारें चला रहे हैं। स्वदेशी कांग्रेस ने छोड़ दिया, स्वभाषा कांग्रेस ने छोड़ दिया, ग्राम स्वराज कांग्रेस ने छोड़ दिया, सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया। तो जो गांधी का नहीं हो सकता है वह देश का कैसे हो सकता है, हम इसकी सहज ही कल्पना यह कर सकते हैं। लेकिन मित्रों,
यदि आज हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं तो केवल समस्याओं की चर्चा करने के लिए ही एकत्रित नहीं हुए हैं। हम एकत्रित हुए हैं तो मंच के द्वारा भी कुछ समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किए जाएंगे और वहीं पर हम समाधान के लिए हम आपका भी सुझाव आमंत्रित करेंगे। वैसे मैंने 2 कमेटीज बनाई हैं। विजन डॉक्यूमेंट कमेटी, जिसकी जिम्मेदारी हमने अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी के ऊपर सौंपी है, और दूसरी कमेटी जो हमने बनाई है कि जनता के बीच जब हम जाएंगे तो हमारी सरकार बनने के बाद हम क्या क्या करेंगे, यह हमको जनता को बतलाना होगा। इसके लिए इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी भी हमने बनाई है, जिसका नेतृत्व जिनकी देखरेख में यह काम हो रहा है वह हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी हैं। लेकिन मैं वर्तमान सरकार के इकोनॉमिक मॉडल की यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। बहनों भाइयों, वर्तमान सरकार का इकोनॉमिक मॉडल वह पूरी खामियों से भरा हुआ है, और जिस इकोनॉमिक मॉडल के आधार पर यह कांग्रेस इसे हिंदुस्तान में सरकार चलाई है, 55 वर्षों से अधिक समय तक सरकार चलाई है, यह इकोनॉमिक मॉडल पूरी तरह से फेल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी का जो आर्थिक दर्शन है, उस आर्थिक दर्शन के आधार पर से हिंदुस्तान को एक ऐसा मॉडल देगी कि जो इस हिंदुस्तान में किसी को गरीब बनने ही न दे, और आज की जो गरीबी है उस गरीबी को हटाने में कामयाबी हासिल करे, और हर हाथ को काम दे सके, हर खेत को पानी दे सके, और किसानों को उनके उपज की लाभकारी कीमत दे सके। हम एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल इस हिंदुस्तान को देना चाहते हैं। उद्यम और उद्योग को बढ़ा सके, शिक्षा और स्वास्थ्य के भी सभी को गारंटी दे सके। हम एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल इस हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं, और उसकी तैयारी मित्रों हो रही है। जैसा मैंने कहा कि हर मामले में यह सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आता है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो बढ़ रही है वह क्यों बढ़ रही है? वह इसलिए बढ़ रही है कि हमारा इंपोर्ट यानी आयात वो अधिक हो गया है, एक्सपोर्ट हमारा कम होता जा रहा है। एक्सपोर्ट कम होना स्वाभाविक है। वह इसलिए स्वाभाविक है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो बढ़ावा दिया जाना चाहिए था, जिस तरीके से प्रमोट करना चाहिए था, इस सरकार ने प्रमोट नहीं किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है उसको हम बढ़ाकर 20% से ऊपर ले जाने का काम करेंगे, ताकि हिंदुस्तान में कभी भी करंट अकाउंट डेफिसिट के हालात किसी भी सूरत में पैदा न होने पाए। टैक्स का बोझ भी लोगों के ऊपर है, और टैक्स का केवल बोझ ही नहीं है बल्कि उलझनें भी होती हैं। बहुत सारे टैक्स पे ही कुछ तरह तरह की हरकतें करते उन्हें परेशानी होती है कि कब हमको रिटर्न फाइल करना है, क्या करना है, कैसे करना है। यह सब सारी उलझनों को कैसे दूर किया जा सकता है, सरल किया जा सकता है, इस संबंध में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर हम गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। हिंदुस्तान में आज भी 65% से अधिक एक पैसे में लगा हुआ कोई यदि वर्ग है तो वह किसानों का वर्ग है। हम उसकी उपेक्षा किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं। हम यह मानकर चलते हैं जब इस हिंदुस्तान का किसान धनवान होगा तभी हमारा यह हिंदुस्तान भी धनवान होगा। यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच है। लेकिन कांग्रेस के हुकूमत में बराबर एक पैसे में लगी हुई जो सबसे बड़ी जनसंख्या किसानों की है, उसकी उपेक्षा की गई है। लेकिन मैं इस देश के किसानों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हम हिंदुस्तान के किसानों को किसी भी सूरत में उपेक्षित नहीं होने देंगे, और किसानों को उनकी उपज की लाभकारी कीमत मुहैया कराएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान के सारे किसानों को यह वादा है। भारत सरकार में कृषि मंत्री रहते हुए जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, बहनों भाइयों, एक नया फार्मूला मैंने बनाया था और मैंने कहा था खेत की बुआई के पहले किसान की जो एग्रीकल्चर होल्डिंग है, जो उसका खेत है, उसकी कीमत तय, उसकी न्यूनतम आमदनी तय कर दी जानी चाहिए। और जो यह फार्मूला हमने तैयार किया था
उस फार्मूले का नाम है फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस हिंदुस्तान के हर किसान के खेत की न्यूनतम आमदनी खेत की बुआई के पहले तय कर दी जाएगी, ताकि एक निश्चित आमदनी के प्रति इस हिंदुस्तान का किसान पूरी तरह से आश्वस्त रहे। मैं जानता हूं खेती बाड़ी में किसानों के पास पूंजी न होने के कारण बैंकों से कर्ज लेना पड़ता है। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने बैठे हुए सारे मुख्यमंत्रियों को, और सबसे पहले कृषि ऋण पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर कम करने का सिलसिला स्वतंत्र भारत में किसी पार्टी की सरकार ने प्रारंभ किया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ किया था। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, डॉक्टर रमन सिंह जी, सारे हमारे मुख्यमंत्रियों ने किसानों को जो कर्ज दिया जाता है उसे कम करने का सिलसिला प्रारंभ किया है। और मैं ये बतलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इन किसानों को यदि पूंजी निवेश के लिए यदि कर्ज लेने की आवश्यकता होगी तो हम इस कर्ज को किसी भी सूरत में बोझ नहीं बनने देंगे, और किसानों के द्वारा लिए गए कर्ज पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ब्याज दर को कम करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग को जितना अधिकतम बढ़ावा दिया जा सकता है वह ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ावा देने का काम करेगी, और खेती को सम्मानजनक बनाया जा सके, लाभकारी बनाया जा सके, यह हमारी भरपूर कोशिश होगी। और ये हिंदुस्तान में हम ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि किसी को सरकार के ऊपर निर्भर न रहना पड़े अपना पेट भरने के लिए, हर व्यक्ति सम्मानजनक जिंदगी जी सके। फूड सिक्योरिटी बिल की आवश्यकता ही इसे हिंदुस्तान से समाप्त हो जाए, ऐसे हालात हम इसे हिंदुस्तान में पैदा करना चाहते हैं। मैं देश के किसानों को यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद किसान मार्केट, किसान बाजार भी हम प्रारंभ करेंगे, ताकि हमारा किसान यदि अपने उपज को, अपने उत्पाद को यदि सीधे बेचना चाहता है तो किसान बाजारों में जाकर उसे बेच सकता है। दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश माना जाता है अमेरिका, उसमें यदि 1970 में केवल 370 किसान बाजार थे, तो आज उसी अमेरिका में किसान बाजारों की संख्या बढ़कर 7000 से अधिक हो गई है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हम किसान बाजार खोलेंगे, ताकि सीधे किसान जाकर यदि अपना माल बेचना चाहता है तो अपना माल बेच सके। हेल्थ के क्षेत्र में सबको स्वास्थ्य की गारंटी होनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि दवा के अभाव में, चिकित्सा के अभाव में कोई भी भारत का नागरिक दम तोड़ दे। तो स्वास्थ्य के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गारंटी देगी। और बहनों भाइयों, हम जानते हैं कि निरंतर आर्थिक विषमता भी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इस आर्थिक विषमता, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कम करने के लिए भी जितने भी प्रभावी कदम होंगे वह भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। और चुनाव के पहले विजन डॉक्यूमेंट लेकर हम समस्त देश के सामने जाएंगे, हम पब्लिक में जाएंगे, हम यह बताएंगे इन सब सारी समस्याओं का समाधान हम कैसे करेंगे, यह भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है। लेकिन यह सरकार अनावश्यक कुछ बातों का श्रेय लेना चाहती है। आपने देखा होगा इस सरकार के जब भ्रष्टाचार की जब चर्चा होने लगी और अन्ना हजारे का जब आंदोलन इसी रामलीला के मैदान से जब प्रारंभ हुआ, तो सरकार ने दबाव में आकर और वहीं पर हमारे संसद के दोनों सदनों में भी सुषमा जी, अरुण जी ने भी और हमारे सभी सांसदों ने जिस तरीके से दबाव बनाया, तब जाकर लोकपाल बिल वह संसद में पारित हो पाया है। लेकिन कांग्रेस के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि जो लोकपाल बिल पारित हुआ है उसका श्रेय उन्हें मिलना चाहिए। बाबा रामदेव ने भी इस सवाल को खड़ा किया था बहनों भाइयों, लेकिन उनके साथ क्या हुआ उससे भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। एक बार तो बाबा रामदेव को रिसीव करने के लिए इस सरकार के 4-4, 5-5 मंत्री जाते हैं एयरपोर्ट पर उनकी आगवानी करने के लिए। अब बाद में जब उनका कार्यक्रम होता है तो उन पर लाठी भी बरसाते हैं। ऐसी छल प्रपंच की राजनीति करने वाली यह कांग्रेस पार्टी है।
सचमुच लोकपाल बिल पारित होने का श्रेय यदि किसी को दिया जाना चाहिए तो मैं तो डंके की चोट पर देता हूं कि इसका श्रेय अन्ना हजारे को दिया जाना चाहिए। और संसद में जिस तरीके से हम नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमारे दोनों नेताओं ने भूमिका निभाई है, श्रेय उसको दिया जाना चाहिए। काला धन का जहां तक सवाल है, काले धन के सवाल को सबसे पहले स्वतंत्र भारत की राजनीति में यदि किसी ने प्रारंभ किया और उसको लेकर सारे हिंदुस्तान में इस काले धन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक यात्रा निकाली, वह नेता यदि किसी के पास है जिसे हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, आदरणीय लाल कृष्ण जी आडवाणी, जिन्होंने कि सारे देश में काल से होना चाहिए एक यात्रा निकालने का काम किया था और लोगों के अंदर जागरूकता भी उन्होंने पैदा की थी। लेकिन सबसे पहले जन लोकपाल बिल बनाने का काम उत्तर प्रदेश ये हिंदुस्तान में यदि किसी ने किया, बहनों भाइयों, जिसकी कि अन्ना हजारे ने भी तारीफ की, अन्ना हजारे की टीम के सारे लोगों ने प्रशंसा की, तो हमारी उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और खंडूरी जी हमारे वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले यह जन लोकपाल बिल तैयार करने का काम किया था। बहनों भाइयों, काले धन के सवाल को भी हम हल करेंगे ताकि दुनिया के दूसरे देशों में जो आज काला धन, आपकी गाढ़ी कमाई का, हिंदुस्तानियों की गाढ़ी कमाई का पैसा जो गलत तरीके से दुनिया के दूसरे देशों में जमा है, उसे कैसे भारत में लाया जा सकता है, इसकी मुकम्मल व्यवस्था हमारी आने वाली सरकार करेगी। यह भी आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, मैं अब आता हूं अपने पड़ोसी देशों पर। पड़ोसी देशों के साथ भी हमारे रिश्ते जैसे होने चाहिए, मधुर होने चाहिए, सौहार्दपूर्ण होने चाहिए, लेकिन इस सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि कोई भी एक पड़ोसी देश हो जिस देश के साथ इस सरकार के रिश्ते अच्छे हों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह विश्वास दिलाना चाहती है समस्त देशवासियों को कि हम कूटनीति के विषाद पर हम अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान को किसी भी सूरत पर दांव पर नहीं लगाएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी समस्त देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती है। हम सारे पड़ोसी देशों के साथ बेहतर रिश्ते तो बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसकी कीमत पर हम राष्ट्रीय स्वाभिमान को किसी भी सूरत में दांव पर नहीं लगा सकते। अफगानिस्तान का मुद्दा है, बहनों भाइयों, अफगानिस्तान से नाटो फोर्सेज वापस जाने वाली हैं। वहां पर हमें भारत को सजग रहना होगा, अफगानिस्तान को हर प्रकार की मदद करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। नहीं तो अफगानिस्तान से बहुत सारे आतंकवादी संगठन, अलकायदा, वह भारत की तरफ भी अपना रुख कर सकते हैं। इस खतरे को भी समझने की जरूरत है। जब 1989 में जब सोवियत फौजें अफगानिस्तान से वापस हुई थी, उस समय भी एक ऐसे ही हालात पैदा हुए थे बांग्लादेश में। सचमुच में शेख हसीना की नेतृत्व की जो सरकार बांग्लादेश की है, उसको मैं बधाई देना चाहता हूं। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं, कट्टरपंथियों के खिलाफ उन्होंने कठोर कदम उठाने का काम किया है। लेकिन मैं बांग्लादेश की सरकार से और वहां की प्रधानमंत्री से यह भी अपेक्षा करता हूं कि वहां के माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, उनकी भी हिफाजत की पूरी तरह से चिंता की जानी चाहिए। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, उसके साथ हमारे सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं, केवल कूटनीतिक रिश्ते नहीं बल्कि सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं। वहां चुनाव हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ है। मैं नेपाल की सरकार को भी अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। बराबर हम नेपाल के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर रखना चाहेंगे और हमारी यही कोशिश होगी। शांति और स्थिरता बर्मा में भी आई है, म्यांमार वहां पर भी आई है। नॉर्थ ईस्ट के साथ कैसे कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, संपर्क बर्मा का बढ़ाया जा सकता है, हमारी कोशिश होगी। और साथ ही हम व्यापार चौकियां दोनों तरफ बनाकर हम एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकें और लोगों को रोजगार मिल सके। श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है। भारतीय मछुआरों की धरपकड़, भारतीय मछुआरों की हत्या, यह हम लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन इसके जब सरकार बनने पर हम निश्चित रूप से अपनी तरफ से डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव, कूटनीतिक पहल करेंगे ताकि इन समस्याओं का भी समाधान हो सके और श्रीलंका के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हो सके। पाकिस्तान
पाकिस्तान के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी तरफ से यह कोशिश की थी कि हमारे पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर हों, लेकिन पाकिस्तान किस तरीके की हरकत करता है उसके बहुत विस्तार में मैं यहां पर नहीं जाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने तो कई बार कहा, जब तक पाकिस्तान की धरती से संचालित होने वाली आतंकवादी वारदातों को रोकने में पाकिस्तान पहल नहीं करता है, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी। फिर भी महीने भर के बाद ही उस पाकिस्तान के साथ बातचीत का सिलसिला प्रारंभ कर दिया। और आज यह कांग्रेस की कमजोर सरकार हिंदुस्तान की पाकिस्तान के द्वारा मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हासिल करना चाहती है। मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि भारत की तरफ से यह कोशिश नहीं की जानी चाहिए कि पाकिस्तान भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दे। कोई इस प्रकार की पहल नहीं होनी चाहिए। चीन के बारे में तो कुछ कहना नहीं। चीन कभी अरुणाचल के बारे में दावा करता है, कभी कश्मीर के बारे में दावा करता है, बराबर सीमा उल्लंघन का सिलसिला चल रहा है। लेकिन मैं यह मानता हूं, जो कुछ भी पड़ोसी देशों के साथ हो रहा है, हमारी सरकार का डिप्लोमेटिक फेल्योर है, कूटनीतिक विफलता है। और इस सरकार के प्रधानमंत्री को मैं याद दिलाना चाहता हूं, डिप्लोमेटिक स्किल, कूटनीतिक कुशलता क्या होती है। यदि देखना हो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल को देखो। बराबर सिक्किम के संबंध में यह दावा करता था चीन कि सिक्किम यह चीन का हिस्सा है, चीन का भाग है। लेकिन हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसी डिप्लोमेटिक स्किल, कूटनीतिक कुशलता का परिचय दिया कि चीन ने सिक्किम पर पहली बार अपना दावा छोड़ने का ऐलान कर दिया। यह सफलता यदि किसी को प्राप्त हुई है तो हम लोगों को प्राप्त हुई है। अमेरिका, कहने को तो हम यह कहते हैं कि वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, रणनीतिक दोस्त है, लेकिन हमारी इंडियन डिप्लोमेट देवयानी के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का व्यवहार अमेरिका ने किया है हमारे इंडियन डिप्लोमेट के साथ, बहनों भाइयों, वह बिल्कुल अनुचित है। और इस संबंध में भारत सरकार को कुछ प्रभावी पहल की जानी चाहिए। मित्रों, हम देश में नौजवानों की ताकत को भी अच्छी तरह समझते हैं। नौजवानों की ताकत का कैसे अधिकतम उपयोग हो सकता है, इसकी हमें चिंता भी है। और इसके लिए हमारे पास कार्य योजना भी है, एक्शन प्लान भी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस दुनिया में नौजवान की ताकत जितनी भारत के पास है और किसी देश की दुनिया में और किसी देश के पास वह नौजवानों की ताकत नहीं है। इन नौजवानों के हाथों को जो रोजगार मिलना चाहिए वो रोजगार नहीं मिल पाता है। योग्यता, क्षमता, प्रतिभा हासिल करने के बाद भी हमारे देश का यह स्वाभिमानी नौजवान अपने मजबूत हाथों के लिए, कुशल हाथों के लिए रोजगार की तलाश में वह दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर करता है। हम ऐसे हालात पैदा नहीं करेंगे। कैसे अधिकतम रोजगार दिया जा सकता है इस देश के नौजवानों को, उसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारी अटल जी की सरकार थी, बहनों भाइयों, 98 से 98 से लेकर 2004 तक, यह मेरा आंकड़ा नहीं है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा है कि हमने 6 करोड़ 70 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित किए थे। और यह एक कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार है कि 2004 से लेकर 2010 तक केवल 27 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की है, केवल 27 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित किए। स्वयं ही यह कल्पना की जा सकती है कि सचमुच नौजवानों के हाथों को रोजगार कौन सी सरकार मुहैया करा सकती है, सम्मानजनक जीवन जीने का एक मार्ग प्रशस्त कर सकती है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। महिलाओं को लेकर जिस तरीके की घटनाएं सारे देश में हो रही हैं, यह हमारे लिए चिंता का विषय है। और दंड के साथ ही नहीं, केवल किसी को पनिश करके ही नहीं, पनिश तो किया ही जाना चाहिए, लेकिन समस्त देशवासियों में एक सांस्कृतिक जागरूकता भी पैदा करने की आवश्यकता है। और मैं इस देश की सभी माताओं बहनों को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, देश की पहली यह राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपनी माताओं बहनों को अपनी पार्टी संगठन में 33% का 33% का रिजर्वेशन दिया है।
और जब हमारी ये सरकार बनेगी तो हम महिला आरक्षण बिल सभी को विश्वास में लेकर कोशिश करेंगे, सभी को विश्वास में लेकर यह निश्चित रूप से पारित हो, जिसकी पहल आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने शासनकाल में की थी। आजादी के 67 वर्षों के बाद हमारा अनुसूचित वर्ग बहनों भाइयों बहुत ही उपेक्षित है, और मैं कह सकता हूं 75% जनसंख्या इस हिंदुस्तान की ऐसी है जो बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित है। क्या हो सकता है इस अनुसूचित वर्ग के उत्थान के लिए, इनकी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो सकें, इसके लिए हमारे पास एक्शन प्लान है। उस एक्शन प्लान को हम गवर्नमेंट बनने के बाद निश्चित रूप से लागू करेंगे, लेकिन अनुसूचित वर्ग के लिए जो सब प्लान है उसमें जो इर्रेगुलरिटीज होती हैं, अनियमितताएं होती हैं, जो फंड का एलोकेशन होता है, जब दूसरा वित्तीय वर्ष आ जाता है तो फिर वह लैप्स कर जाता है यदि खर्च नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी यह एक अधिनियम बनाने की जरूरत होगी, बनाएंगे, और अनुसूचित वर्ग के उत्थान के लिए जो उसका सब प्लान है उसे हम किसी भी सूरत में लैप्स नहीं होने देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। जनजाति शेड्यूल ट्राइब, यह हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं कह सकता हूं कि भारत की संस्कृति को बचाए रखने में, भारत की पहचान को बचाए रखने में इस जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब का एक बहुत बड़ा योगदान है। बहनों भाई, भारतीय जनता पार्टी तो यह मानकर चलती है जल जमीन जंगल पर पहला अधिकार यदि किसी का बनता है तो हमारे आदिवासी भाइयों का बनता है। यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है, और उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है, उस सांस्कृतिक विरासत को हम कैसे बचाकर रख सकते हैं, उसका कैसे संरक्षण और संवर्धन कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमारी तरफ से पहल होगी। बहनों भाइयों, तेलंगाना का मुद्दा है। मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश का विभाजन होना चाहिए उसके बाइफर्केशन के पक्षधर व रही है। हम उसके बाइफर्केशन के पक्षधर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आंध्र प्रदेश का विभाजन, उसका बाइफर्केशन करने की यह कोशिश अपनी इस कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने की है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम लोगों की सरकार थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे, आदरणीय अडवाणी जी उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, 3-3 राज्य बनाया हम लोगों ने। भले ही राज्य का विभाजन हो गया होगा, विभाजन के बाद दोनों राज्यों ने जश्न मनाया, खुशियां मनाई, लेकिन यह ऐसी इनएफिशिएंट गवर्नमेंट है, इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है कि जिसने वहां ऐसे हालात पैदा कर दिए। तेलंगाना के क्षेत्र भी जल रहा है, सीमांध्रा का क्षेत्र भी जल रहा है। बहनों भाइयों, बाइफर्केशन होना चाहिए, तेलंगाना राज्य बनना चाहिए, लेकिन सीमांध्रा की समस्याओं का भी समाधान होना चाहिए। और मैं दोनों राज्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इन दोनों राज्यों की समस्याओं का समाधान हम कैसे करेंगे, इसका भी एक्शन प्लान यदि किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। मित्रों, हमारे देश का एक भाग नॉर्थ ईस्ट है, उसको भी हम लेकर बहुत ही चिंतित हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ एक बहुत बड़ी हमारी समस्या है। हम लोग इस बांग्लादेशी घुसपैठ को कैसे रोका जा सकता है, इस संबंध में एक नीतिगत निर्णय करेंगे। लेकिन जो वहां से पीड़ित होकर पाकिस्तान हो अथवा बांग्लादेश, जो हमारे हिंदू यहां पर आते हैं, स्वाभाविक रूप से उनकी भी हमें चिंता है। हम इस पर विचार करेंगे क्या उन्हें रिफ्यूजी का स्टेटस दिया जा सकता है, क्योंकि भारत का विभाजन धर्म और मजहब के आधार पर हुआ है। एक तो पाकिस्तान वहां के माइनॉरिटी, वहां के अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर पा रहा, लेकिन इस संबंध में भी भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी। जम्मू कश्मीर भी हमारे लिए गंभीर बहुत ही संवेदनशील, जिसे भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र मानती है, एक ऐसा क्षेत्र है। धारा 370 के ऊपर तो हमारा स्टैंड जो पहले था वह आज है, और यदि धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर का विकास होता है तो इस धारा 370 को कायम रखने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन केवल कि जम्मू कश्मीर भारत की मेन स्ट्रीम में, इस देश की मुख्य धारा में किसी भी सूरत में शामिल न होने पाए, यदि यह एक नापाक साजिश है तो भारतीय जनता पार्टी धारा 370 को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। कश्मीरी पंडितों का भी सवाल है, यह भी हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। और मित्रों, मैं तो कहना चाहूंगा
कल ही कांग्रेस की अध्यक्षा ने भाषण देते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कि भारत को बांटना चाहती है, धर्म और मजहब के आधार पर बांटना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक राजनीतिक पार्टी है, यह सोनिया जी ने कहा। सोनिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस राजनीतिक पार्टी की गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री ने कहा मुस्लिम्स हैव फर्स्ट राइट ऑन इंडियन रिसोर्सेस, भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार यदि किसी का है तो इस देश का मुसलमानों का। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा है, जाति पंथ और मजहब के आधार पर आप विचार करती है। देश को बांटने का काम यदि किसी ने किया है तो इस आजाद भारत में कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया है, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कम्युनल पार्टी यदि कोई है तो वह कांग्रेस पार्टी है। हिंदू आतंकवाद की चर्चा सबसे पहले किसने की है? आपके ही सरकार के गृह मंत्री ने हिंदू आतंकवाद की चर्चा की है। सेना में भी हेड काउंट आपने धर्म के आधार पर आपने कराने की कोशिश की। फैसला कर लीजिए, आप जाति पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी हैं या भारतीय जनता पार्टी है? बहनों भाइयों, जिस विचारधारा, जिस दार्शनिक अवधारणा को लेकर हमने अपने हिंदुस्तान में अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है, उससे हम किसी भी सूरत में विचलित नहीं हो सकते हैं। हम राजनीति इंसाफ की करते हैं, इंसानियत की राजनीति करते हैं, और धर्म और मजहब की राजनीति यदि करने वाली पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी है। और ये जिसे हमने अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश किया है, श्री नरेंद्र मोदी को बार बार कम्युनल लीडर कहने की कोशिश की। 2002 से बराबर गुजरात के हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशान करने की यह कोशिश की गई। जितने भी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं वो अपनाने की कोशिश की। सारी हदें तो उस समय पार हो गई जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्ति एसआईटी के द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के बाद और अहमदाबाद कोर्ट के द्वारा भी क्लीन चिट दिए जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी यदि भारत के प्रधानमंत्री यदि बन गए तो देश बर्बाद हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, क्या अब तक आपने देश को आबाद किया है? क्या आपने देश को अभी तक बनाया है? यदि गुजरात यदि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आबाद हो गया है, गुजरात यदि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खुशहाल बन गया है, यदि गुजरात विकास के मामले में हिंदुस्तान का ही नहीं एक दुनिया का एक मॉडल स्टेट बन गया है,